मूवी स्टार्ट होती है और हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि अपने लैब में किसी तरह का केमिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। यहीं पर हम एक बड़े से चूहे को देखते हैं जो कि अपने पिंजरे में बंद होता है और देखने में वो कोई नॉर्मल चूहा नहीं लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से ऐसा हो गया है। अब सीन चेंज होता है और हम उसी साइंटिस्ट को उसकी वाइफ के साथ देखते हैं। उसकी वाइफ का नाम होता है लिंडा। यहाँ पर वो साइंटिस्ट अपनी वाइफ लिंडा से अपने काम को लेकर बात कर रहा होता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि लिंडा एक डॉक्टर है और वो अपने हस्बैंड से थोड़ी नाराज थी क्योंकि वो अपने काम में इतना ज्यादा बिजी होता है कि लिंडा का ख्याल ही नहीं रखता। लेकिन तभी लिंडा के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है, इसीलिए उसे जाना पड़ता है वहाँ से। उसके जाते ही लिंडा का हस्बैंड भी फौरन अपनी लैब में आ जाता है क्योंकि उसकी लैब घर के पास ही थी। लैब में आकर वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो चूहा अपने पिंजरे में नहीं था। तभी देखकर वो काफी घबरा जाता है और ड्रॉअर से अपनी गन निकाल लेता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर वो चूहा आ जाता है जिसका साइज बिल्कुल किसी इंसान की तरह लग रहा था। तब वो साइंटिस्ट अपनी गन को पीछे करके उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है क्योंकि वो चूहा काफी अग्रेसिव लग रहा था। लेकिन तभी वो चूहा उस पर अटैक कर देता है और फिर देखते ही देखते बड़ी बेरहमी से उसे मार डालता है। अब सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर एक कपल को देखते हैं जिनमें हस्बैंड का नाम एलन होता है और वो एक जियोलॉजिस्ट होता है। अब इन दोनों का रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रहा था जिसकी वजह से वो एलन को डिवोर्स दे देती है और अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एलन अपनी असिस्टेंट जूली को लेकर लिंडा के घर जाता है, यानी जहाँ पर उसके हस्बैंड उस साइंटिस्ट की मौत हुई, क्योंकि वहाँ पर उन दोनों को पुलिस ने बुलाया था ताकि ये दोनों पुलिस की हेल्प कर पाए इस केस में। तब एक फीमेल सार्जेंट कहती है कि मुझे नहीं लगता कि साइंटिस्ट को किसी इंसान ने मारा है। तब एक सीनियर ऑफिसर उन्हें बताता है कि लिंडा का कहना है कि जब मैं हॉस्पिटल से आई तब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड की तो मौत हो गई है। इन बातों के बाद वो उस साइंटिस्ट की लैब में आ जाते हैं जहाँ उन्हें उसी साइंटिस्ट यानी लिंडा के हस्बैंड की डेड बॉडी मिलती है। वो डेड बॉडी चूहे ने खाकर पूरी तरह से काफी खराब कर दी थी। अब डेड बॉडी की इतनी बुरी हालत देखकर जूली काफी घबरा जाती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। अब उस डेड बॉडी की इतनी ज्यादा खराब हालत देखकर सीनियर ऑफिसर कहता है कि मुझे लगता है कि इसे किसी भालू या फिर जंगली जानवर ने मारा है। तब ये सुनकर एलन कहता है कि नहीं, शहर में भालू नहीं आ सकता और जंगली बिल्ली को इंसानों में रहना पसंद नहीं है और मैं सैंपल लेने के बाद ही कुछ कह सकता हूँ। इसके बाद वो सब लोग मिलकर लिंडा से पूछताछ करने लगते हैं। सीनियर ऑफिसर लिंडा से उस रात के बारे में पूछने लगता है। तब लिंडा कहती है कि उस दिन पूरी रात मैं हॉस्पिटल में ही रही। लेकिन यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि बार बार बात करने के दौरान लिंडा को छींकें आ रही थी, जिस वजह से ऑफिसर को उस पर शक होने लगता है। उसे लगने लगता है कि कुछ न कुछ तो ऐसा है जो लिंडा उनसे छुपा रही है। यहाँ पर सीनियर ऑफिसर लिंडा से कहते हैं कि एलन तुम्हारे कपड़ों के कुछ सैंपल्स लेना चाहता है, जिस पर लिंडा सैंपल देने के लिए हाँ कर देती है। फिर सीनियर ऑफिसर लिंडा को अपना कार्ड देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कुछ और पता चले तो मुझे कॉल कर देना। बाहर आने के बाद एलन सीनियर ऑफिसर को कहता है कि मुझे लगता है कि लिंडा अपने हस्बैंड की डेथ को लेकर काफी शॉक्ड है और मुझे नहीं लगता कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। तब सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि क्राइम लोकेशन यानी उस साइंटिस्ट की डेड बॉडी के पास मुझे कुछ फाइल्स बिखरी पड़ी मिली थी, तो क्या पता लिंडा ने ही उन फाइल्स को इधर उधर बखेरा होगा कुछ ढूंढने के लिए और वो जरूर कुछ न कुछ हमसे छुपा रही हो। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि डस्टबिन में कूड़ा फेंकने आई थी, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से अजीब तरह की आवाजें आने लगती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहाँ पर वही जॉइंट चूहा दिखाई देता है। वो लड़की उसे बचने के लिए काफी कोशिश करती है, लेकिन भागते भागते वो नीचे गिर जाती है, जहाँ वो चूहा आकर उस पर भी अटैक कर देता है और बड़े ही ब्रूटल तरीके से उसे मार डालता है। अब रात के टाइम लिंडा एलन को कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे केस के बारे में कुछ पता चला है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसीलिए वो एलन को अपने घर बुला लेती है। फिर एलन के आने के बाद लिंडा उसे लैब में ले जाती है। वो बताती है कि उस रात जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे कुछ केमिकल्स मिले थे। वो ये भी बताती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी भी इस लैब में नहीं आने दिया। तब एलन कहता है कि तुम्हें ये सारी बातें ऑफिसर को बतानी चाहिए थी, मुझे नहीं। तब एलन उन केमिकल्स को देखने लगता है जहाँ उसे ग्रोथ हार्मोन मिलता है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यहाँ पर लिंडा बताती है कि मेरे हस्बैंड अपने लैब में चूहों और रैबिट्स पर एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। फिर एलन यहाँ की कुछ पिक्चर्स बना लेता है। इसके बाद लिंडा उसे अपने घर ले आती है और वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। इसी बीच एलन को वहाँ पर लिंडा की मदर की पिक्चर दिखाई देती है। तब एलन उनके बारे में पूछने लगता है लिंडा से। तब यहाँ पर लिंडा बताती है कि काफी टाइम पहले मेरी मदर की डेथ हो गई है क्योंकि वो एक कैंसर पेशेंट थी। यहाँ पर लिंडा कहती है कि इस केस में मैं हर तरह से आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मैं जल्दी अपने हस्बैंड के किलर
ऑफिसर को पकड़ना चाहती हूँ। इसके बाद आगे वो एलन से उसकी वाइफ के बारे में पूछने लगती है, जिस पर एलन उसे बता देता है कि अब हमारी डिवोर्स हो गई है और हम एक दूसरे से अलग रहते हैं। नेक्स्ट डे एलन पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर ऑफिसर उसे उसी लड़की के बारे में बताने लगते हैं जिसे कल रात उसे जायंट चूहे ने मारा है। ऑफिसर बताते हैं कि इस लड़की का मर्डर भी सेम वैसे हुआ है जैसे उस साइंटिस्ट का हुआ था। तब यहाँ पर एलन उन्हें बताता है कि कल रात मैं लिंडा के घर गया था, जहाँ मुझे लैब से पता चला कि उसका हस्बैंड चूहों पर एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। तो हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट में किसी गड़बड़ी की वजह से वो चूहा एक क्रिएचर में बदल गया हो और उसी ने ही उस साइंटिस्ट और उस लड़की को मारा हो। तब यहाँ पर सीनियर ऑफिसर एलन पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम हमें बताए बगैर लिंडा के घर क्यों गए, क्योंकि अभी वो हमारे शक के दायरे में है। क्या बताइए सब कुछ वही कर रही हो। तब एलन कहता है कि हमें पूरे शहर में लॉकडाउन लगा देना चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द उस क्रिएचर को यानी उस जायंट चूहे को पकड़ सके। तब ये सुनकर ऑफिसर कहते हैं कि नहीं, हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते क्योंकि हम उस जानवर उस क्रिएचर के बारे में कुछ नहीं जानते और हमारे पास कोई एविडेंस भी नहीं है, जिससे लोगों के दिलों में डर बैठ जाएगा और हर तरफ अफरा तफरी मच जाएगी। लोगों को ये डर होगा कि कोई जायंट चूहा गलियों में घूम रहा है। इसके बाद एलन अपनी असिस्टेंट जूली के साथ लिंडा के घर आता है ताकि वो लिंडा को उस जायंट चूहे के बारे में बताकर उसे वार्न कर सके। तब एलन अकेला ही घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन उसे लिंडा घर में नहीं मिलती। लेकिन तभी वो लिंडा को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि लिंडा घर में नहीं है, वो घर से बाहर गई हुई है। इसी बीच एलन को ऊपर वाले रूम से किसी की आवाज सुनाई देने लगती है। यहाँ वो कॉल पर लिंडा से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि तुम्हारे घर में कोई चीज है। तब एलन अपनी गन लेकर चेक करने के लिए रूम में जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से वो चूहा आ जाता है और एलन को नीचे गिरा देता है। अब चूहा अपने नेल से उसकी कमर पर मारकर उसे काफी इंजर्ड कर देता है, लेकिन एलन किसी तरह कमरे को बंद करके घर से बाहर आ जाता है और जल्दी से जूली के साथ वहाँ से निकल जाता है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहाँ पर ऑफिसर एलन से पूछताछ करने लगते हैं कि वो इतना इंजर्ड कैसे हुआ, आखिर उसके साथ वहाँ पर हुआ क्या। तब एलन बताता है कि वहाँ मेरे ऊपर एक जायंट चूहे ने अटैक कर दिया जो कि किसी भालू के साइज का था और मुझे लगता है कि वो चूहा उस घर को अपना घर समझ रहा है, इसीलिए वो वापस वहाँ पर आया और अब हमें ये पता लगवाना है कि आखिर वो बना कैसे और इतना बड़ा कैसे हो गया और उसे मारा कैसे जा सकता है। तब सीनियर ऑफिसर यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास 24 घंटों का टाइम है और हमें इस टाइम के अंदर अंदर उसे पकड़ना होगा और उसे जान से मार डालना होगा। फिर वो ऑफिसर एलन को बाहर बुलाकर उसे कहता है कि तुम अपना सारा टाइम बस इस केस में ही लगा दो और इसके अलावा किसी और काम पर ध्यान मत दो। फिर हॉस्पिटल में उसे मिलने के लिए लिंडा आती है और उसकी हेल्थ के बारे में पूछने लगती है। लिंडा यहाँ पर एलन को कहती है कि अगर मैं घर गई तो वो चूहा मुझ पर भी अटैक कर सकता है, मुझे मार सकता है। तब उसकी ये बात सुनकर एलन उसे अपने घर ले आता है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी को रिपेयर करवाने के लिए एक मैकेनिक के पास आई होती है। अब क्योंकि वो मैकेनिक अपने गैरेज में अकेला ही होता है, इसीलिए उसे ही उसकी गाड़ी को ठीक करने जाना पड़ता है और जब वो मैकेनिक गाड़ी को चेक कर रहा होता है तो तभी वो चूहा भी वहाँ पर आ जाता है और वो उस मैकेनिक पर भी अटैक करके उसे भी जान से मार डालता है। लेकिन वो लड़की उसकी कैबिन में ही होती है, इसीलिए उसे पता नहीं चल पाता कि बाहर क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर आती है अपनी गाड़ी के पास तो उसका पाँव नीचे फंस जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस चूहे पर पड़ती है जो कि उस मैकेनिक की डेड बॉडी को खा रहा था। तब वो लड़की उसे देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वो चूहा उसे भी पकड़ लेता है और उसकी टांग को खाने लगता है। इसी बीच लड़की अपने पास रखे हुए हैमर से उस पर अटैक करती है, लेकिन वो चूहा उसके हाथ को भी खाने लगता है और फिर देखते ही देखते वो उस लड़की को भी मारकर खा लेता है। नेक्स्ट डे जब एलन अपने घर होता है तो सीनियर ऑफिसर उसे कॉल करके अपने ऑफिस में बुला लेते हैं। यहाँ पर वो एलन को बताते हैं कि उस चूहे ने रात फिर एक मैकेनिक और एक लड़की को मारकर खा लिया है। तब एलन कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि लॉकडाउन लगा दो और पब्लिक को इस चूहे के बारे में बता दो। तब ऑफिसर कहता है ये कहना आसान है, लेकिन ये इतना आसान काम है नहीं और अब तो कंडीशन खराब होती जा रही है, ये केस हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, इसीलिए अब हम ये केस FBI को दे रहे हैं। तब ऑफिसर उससे कहते हैं कि तुम्हारा इस केस में हमारी हेल्प करने का शुक्रिया। तब ये सुनकर एलन काफी परेशान होता है। यहाँ से वो सीधा आता है लिंडा के पास और उसे सब कुछ बता देता है। एलन लिंडा से कहता है कि हमें ही मिलकर उस चूहे को ट्रैप में पकड़ना होगा। फिर वो दोनों लिंडा के घर जाकर ट्रैप के बारे में सोचने लगते हैं। इसी बीच वहाँ पर जूली
जूली भी आ जाती है और ट्रैप बनाने में इन दोनों की हेल्प करने लगती है। नेक्स्ट डे वो सीनियर ऑफिसर अपनी वाइफ के साथ डिनर पर होता है, लेकिन तभी वहाँ की एक वेट्रेस कूड़ा फेंकने जाती है। उसे वहाँ पर चूहे की आवाज आती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब थोड़ा सा गार्बेज डस्टबिन से बाहर गिर जाता है और वो उसे उठाने लगती है, लेकिन तभी उसके हाथ पर किसी के मुंह का लिक्विड गिरने लगता है। लेकिन जब वो ऊपर देखती है तो वहाँ पर वही जायंट चूहा बैठा होता है। वो वेट्रेस उस चूहे को देखकर काफी डर जाती है, लेकिन चूहा उस पर भी अटैक कर देता है। फिर वो वेट्रेस किचन के दूसरे वेटर को आवाज लगाने लगती है, लेकिन उसके कानों में ईयरफोन होते हैं और वो उसकी आवाज नहीं सुन पाता। लेकिन जब वो वेटर पलट कर देखता है तो वो उस चूहे को वहाँ पर देख लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता वो चूहा उस पर अटैक करके उसे भी मार डालता है। तब मौके का फायदा उठाकर वो वेट्रेस वहाँ से भागकर किचन से बाहर आ जाती है। तो वो चूहा भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है और सबके सामने उस वेट्रेस की गर्दन तोड़कर उसे मार डालता है। वहीं पर वो सीनियर ऑफिसर भी होता है, लेकिन अब वो चूहा देखते ही देखते वहाँ पर मौजूद सब लोगों पर अटैक कर देता है। वो एक एक करके बहुत सारे लोगों को मार डालता है और अपना शिकार बना लेता है। अब वो सीनियर ऑफिसर अपनी गन लेकर उसे शूट करने लगता है, लेकिन बीच में एक बूढ़ी औरत आ जाती है। तब उस ऑफिसर की गोली बाय मिस्टेक उसे लग जाती है, जिससे वो औरत वहीं पर ही मर जाती है। फिर वो ऑफिसर उस चूहे को भी शूट करता है, लेकिन गोली का तो उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। अब वो चूहा ऑफिसर पे भी अटैक कर देता है और उसका पेट काट कर खाने लगता है और फिर कुछ देर में वो सीनियर ऑफिसर भी मारा जाता है। उधर घर में उस चूहे को मारने के लिए एलन एक केमिकल तैयार करने लगता है। फिर जूली उन दोनों को वहीं पर छोड़कर अपने घर चली जाती है, जहाँ पर एलन लिंडा को उसकी बैंडेज को चेंज करने के लिए कहता है, जिस पर लिंडा उसकी बैंडेज को चेंज करने लगती है, क्योंकि लिंडा एक डॉक्टर होती है इसलिए। अब रात को हम देखते हैं कि लिंडा के घर पर पुलिस आती है। वो एलन को देखकर कहते हैं कि अच्छा हुआ कि तुम यहीं पर ही मिल गए, और वो एलन को जल्दी से न्यूज देखने के लिए कहते हैं। तब एलन न्यूज देखने लगता है, जिसमें रिपोर्टर कहती है कि शहर में चूहे जैसा एक क्रिएचर घूम रहा है, जिसने कि बहुत सारे लोगों को मार दिया है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस पूरे शहर को बंद करने का डिसीजन लिया है। तब मेल सार्जेंट एलन से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है उस चूहे को मारने का? यहाँ वो ऑफिसर उसे ये भी बताता है कि हमारे सीनियर ऑफिसर को भी उस चूहे ने मार दिया है और वो सीनियर ऑफिसर मेरा फ्रेंड था। तब एलन कहता है कि हाँ, मैंने उसे मारने के लिए ट्रैप बनाया है। फिर एलन उस ऑफिसर को अपनी गाड़ी में रखा हुआ सामान दिखाता है, जहाँ पर उसकी गाड़ी में बहुत सारे लड़ने के हथियार थे, जिस पर वो ऑफिसर कहता है लेकिन हम उस चूहे को गन से ही शूट करके मारेंगे, क्योंकि मैं उसे बदला लेना चाहता हूँ अपने दोस्त की मौत का। लेकिन तभी उन्हें चूहे की आवाज आने लगती है, इसीलिए वो जल्दी से घर के अंदर आ जाते हैं। तब यहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए जूली भी पहुँच जाती है। तब यहाँ पर एलन जूली को एक बेसबॉल बैट देता है और उसे कहता है कि बिल्कुल तैयार हो जाओ अब तुम। और अब एलन अकेला ही घर के बाहर आ जाता है ताकि वो चूहे का ध्यान अपनी तरफ कर सके और उसे अपने ट्रैप में फंसाकर मार दे। तब लिंडा उसे अकेले ही घर से बाहर रुकने के लिए मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और उसे घर के अंदर भेज देता है और उसे कहता है कि तुम दरवाजे को बंद कर लो। अब वो चूहा किसी तरह करके घर के अंदर घुस जाता है और एक एक करके सब पर अटैक करने लगता है। अब यहाँ पर वो अकेला चूहा उन सब पर भारी पड़ रहा था। वो चूहा उस ऑफिसर को पकड़कर उसे नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और अब चूहा जूली के पीछे पड़ जाता है। तब जूली किसी तरह उसे बचते हुए ऊपर वाले रूम में आ जाती है और अच्छी तरह से रूम का दरवाजा बंद कर लेती है, जिसकी वजह से वो चूहा अंदर नहीं आ पाता। और तभी बाहर एलन को भी अंदर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं, जिसकी वजह से वो अंदर आने लगता है, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से वो अंदर नहीं आ पाता। फिर वो चूहा फीमेल सार्जेंट को देख लेता है और अब वो उसके पीछे पड़ जाता है। तो वो सार्जेंट उससे बचते हुए विंडो के जरिए घर से बाहर आ जाती है, लेकिन वो चूहा उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके पीछे पीछे आने लगता है। फिर वो सार्जेंट भागती हुई लैब में आ जाती है और उस चूहे पर एसिड डालने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एसिड का भी उस पर कोई असर नहीं होता। तब सार्जेंट उसी के पिंजरे में खुद को बंद कर लेती है, लेकिन वो चूहा भी उस पिंजरे को तोड़ने लगता है। उधर जूली को घर में एक फाइल मिलती है और जब वो उसे पढ़ती है तो वो काफी हैरान हो जाती है। उधर वो सार्जेंट पिंजरे से बाहर पड़े हुए नाइफ को उठाने लगती है, लेकिन तभी वो चूहा उसके हाथ पर अटैक करके उसका हाथ ही काट कर अलग कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर लिंडा आकर गन से उस चूहे को शूट करने लगती है, लेकिन गोलियों का भी उस चूहे पर कोई असर नहीं होता, जिसके बाद लिंडा जल्दी से वहाँ से बचकर बाहर निकल जाती है। जूली फाइल को लेकर एलन के पास जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि रूम में सार्जेंट की डेड बॉडी को वो चूहा खा रहा है। तब जूली किसी तरह उस रूम का दरवाजा बंद कर लेती है और जल्दी से एलन के पास आ जाती है और वो एलन को बताती है कि इस चूहे पर एक्सपेरिमेंट लिंडा ने किया था, ना कि उसके हस्बैंड ने, क्योंकि वो इस एक्सपेरिमेंट के जरिए अपनी मदर का ट्रीटमेंट करना चाहती थी।
थी, लेकिन केमिकल का टेस्ट उसने पहले इस चूहे पर किया, जिसकी वजह से वो चूहा एक क्रिएचर में बदल गया। तब उन दोनों की बातें लिंडा भी सुन लेती है। तब एलन उससे पूछता है कि बताओ आखिर सच क्या है। तब लिंडा कहती है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ये अपनी मदर के ट्रीटमेंट के लिए किया था, क्योंकि मैं उन्हें हर तरह से बचाना चाहती थी, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी मैं उन्हें नहीं बचा पाई। इसीलिए मैंने एक एंटीडोट बनाया ताकि जैसा मेरी मदर के साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ ना हो। अब यहाँ पर पता चलता है कि असल में वो एंटीडोट जिसम में कैंसर के सेल्स को खत्म करता है, लेकिन उस एंटीडोट में अभी कुछ कमी थी, जिसकी वजह से उसका असर उल्टा हो गया, जिससे ये सेल्स को कम करने की बजाय उन्हें ग्रो करता गया, और यही वजह थी कि वो चूहा इतना बड़ा हो गया। इसके बाद आगे लिंडा उनसे कहती है कि अब तुम दोनों घर के अंदर चले जाओ, क्योंकि मैं अकेले ही चूहे को मारूंगी ताकि वो किसी और को हार्म न कर पाए। इसी बीच पीछे से वो ऑफिसर आ जाता है और लिंडा पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फिर एलन जूली और उस ऑफिसर को घर से बाहर जाने के लिए कहता है और अपने बनाए हुए केमिकल को गैस फॉर्म में करके उस कमरे में छोड़ देता है जहाँ वो चूहा था। लेकिन तभी वहाँ पर लिंडा आ जाती है। वो यहाँ पर उस चूहे को मारने आई थी, लेकिन वो चूहा उस पर ही अटैक करके उसे जान से मार डालता है, और अब ये तीनों उससे बचते हुए घर से बाहर आ जाते हैं। लेकिन उस केमिकल की वजह से अब वो चूहा पहले से भी काफी बड़ा और खतरनाक बन गया था, जिसे देखकर वो तीनों काफी घबरा जाते हैं और डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। और अब वो चूहा एलन और जूली के पीछे पड़ जाता है, तो वो ऑफिसर अपनी गन से उसे शूट करने लगता है, लेकिन वो चूहा एक ही अटैक में उस ऑफिसर को खा लेता है। और अब वो चूहा जूली के पीछे पड़ जाता है और उसे नीचे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन तभी अचानक से वो चूहा अपने आप ही तड़पने लगता है। लेकिन तभी जूली के पास एलन आता है और उसे बताता है कि उस केमिकल की वजह से इस चूहे के सेल्स और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए अब ये चूहा और भी बड़ा होगा। और होता भी बिल्कुल ऐसे ही है, वो चूहा और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेल्स के इतना ज्यादा बढ़ने की वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है, और उसका सारा खून उन दोनों पर गिर जाता है। और अब यहाँ पर उन्हें लगता है कि सब ठीक हो गया है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जब वो अपने घर जाने लगते हैं तो उन्हें पीछे से और भी जायंट चूहों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, यानी कि उस चूहे ने अपनी एक पूरी फैमिली बना ली थी। और अब मैं 2019 में रिलीज होने वाली मूवी सोल्जर बॉय को एक्सप्लेन करूंगी। सभी लोग ये जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने रशिया पर अटैक कर दिया था। अब मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक फैमिली दिखाई जाती है 3 लोगों की, जिनमें 2 बच्चे और उनकी एक मदर। अब इनमें एक छोटा बच्चा जिसका नाम है सरगई एक दरख्त के शाख पर बैठा एंजॉय कर रहा होता है। तभी ये देखते हैं कि जर्मनी के फाइटर जेट्स वहाँ पर पहुँच गए हैं। इससे पहले वो फाइटर जेट्स उन पर अटैक करते उनकी मदर उनको छुपने का बोल देती है, मगर ये 6 साल का बच्चा अपनी मदर से कहता है कि मैं इन फाइटर जेट से नहीं डरता और मैं तो इन्हें अपने गुलेल के निशाने से ही तबाह कर दूंगा। और हैरानी की बात ये थी कि वो ऐसा ही करता है, पर वो ऐसा निशाना लगाता है कि फाइटर जेट तबाह हो जाता है। फाइटर जेट को तबाह करने के बाद ये बच्चा बहुत ज्यादा खुश हो गया था, मगर जब वो नीचे देखता है तो उसकी फैमिली तो चली गई थी। मगर तभी हम देखते हैं कि सरगई ड्रीम से उठ जाता है, यानी कि वो तो एक ख्वाब देख रहा था। वो जब ख्वाब से उठता है तो उठते ही सार वो अपनी मदर को पुकारता है, मगर तभी साथ ही उनका कोई दरवाजा खटखटाता है। पर तभी वो ये समझता है कि उसकी मदर आ गई है, लेकिन ये उसकी मदर नहीं थी, वो तो नेबर से कोई औरत आई थी। ये औरत बहुत ज्यादा परेशान थी, मगर तभी वो जब इस बच्चे को देखती है तो कहती है शुक्र है तुम जिंदा हो। और फिर वो औरत इस बच्चे को बताती है कि तुम्हारी मदर और तुम्हारे भाई दोनों की ही डेथ हो चुकी है। अब इस बच्चे को तो उस औरत का यकीन नहीं आ रहा था और वो कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं घर में ही रहूंगा और अपनी मदर का वेट करूंगा, वो जरूर आएंगी मेरे पास। मगर तभी वो औरत कहती है कि पागल मत बनो, जर्मन्स ने अटैक कर दिया है और तुम्हें यहाँ से भागना ही होगा। अब इसी सब में वहाँ पर जर्मन्स के सोल्जर्स आ जाते हैं। वो औरत जल्दी जल्दी इस बच्चे को विंडो से बाहर निकाल देती है, मगर तभी इस औरत की डेथ हो जाती है क्योंकि जर्मन सोल्जर्स ने इसको देख लिया था और इसको शूट कर देते हैं। अब ये 6 साल का बच्चा बिल्कुल अकेला है, ना तो इसकी कोई फैमिली है और ना ही इसके कोई फ्रेंड्स हैं। अब सरगई बहुत ज्यादा भाग रहा था। जब वो बहुत ज्यादा भागता है तो पीछे मुड़कर देखता है उसका पूरा गांव जल रहा था, कोई भी जिंदा नहीं बचा था सिवाय उसके, और अगर कोई जिंदा बचा भी था तो ये इसको नहीं जानता था। पर तभी सरगई भागते हुए बार बार पीछे मुड़ता है और अपनी मदर को आवाज देता है। ये बच्चा अब बहुत ज्यादा डर भी गया था और ये भागता भागता जंगल में जाकर गिरता है। इस छोटे बच्चे को रास्तों का क्या पता था, ये बार बार अपनी मदर को पुकार रहा था कि शायद वो आए और आकर इसको ले जाएं, क्योंकि ये खो गया है और आगे इसको कुछ भी नहीं पता कि इसे कहाँ जाना है। रात को ये बच्चा जंगल में ही स्टे करता है। फिर हम
हम देखते हैं अगली सुबह ये बच्चा दरिया से पानी पी रहा था कि तभी वहाँ पर ये जर्मन के सोल्जर्स देखता है और ये जानता था कि ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और इन्होंने इनके मुल्क पर हमला कर दिया था। ये वहाँ पर उनसे छुपने लगता है। ये वहाँ पर मौजूद ट्री की रूट्स में जाकर छुप जाता है कि तभी वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा सांप देखता है जो कि इसके पास आ रहा था, मगर वो इसको काटता नहीं है, वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि ये बच्चा इतना तो सांप से नहीं डर रहा था जितना ये सोल्जर से डर रहा था। ये सोल्जर्स दरिया के किनारे बैठकर मछलियाँ खाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद ये बच्चा इनका बचा हुआ खाना खाता है। ये बच्चा 2 दिन से चलता जा रहा था, मगर इसको ये पता नहीं था कि इसकी मंजिल कहाँ पर है और इसे ये बात नहीं पता थी कि इसने कहाँ जाना है। और इसने 2 दिन से ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया था। भूख और प्यास की शिद्दत बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद ये चलता जा रहा था और ये रुक नहीं रहा था और इस बच्चे के पाँव जल जल कर जख्मी हो गए थे। मगर वो तभी अपने सामने जंगली पेरिस देखता है और उनको खाने की कोशिश करता है। इससे पहले कि उन्हें खाता उसके पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब ये बच्चा बहुत ज्यादा डरा हुआ था, तभी इसको ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे है। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। इतना डरा हुआ होने और इतने छोटे होने के बावजूद ये फिर भी बहुत ज्यादा बहादुर था और अपने बचपने में ये बच्चा उस आदमी से कहता है कि मैं तुमसे डरा नहीं हूँ और देखो मेरे पास तो राइफल भी है। मगर हकीकत में तो वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं था, ये सिर्फ उस बच्चे की हेलुसिनेशन थी। अब हम देखते हैं कि ये बच्चा बेहोश हो जाता है। जब ये बच्चा बेहोश हो जाता है तो ये रशियन आर्मी को मिलता है। वो लोग इसको अपनी आर्मी बेस में लेकर चले जाते हैं। इसके बाद हमें आर्मी बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कमांडर को सोल्जर्स का वेट कर रहा था। अब यही सोल्जर्स जब उस कमांडर के पास जाते हैं तो इन्हीं के पास वो छोटा बच्चा होता है। ये बच्चा बहुत ज्यादा डरा हुआ था, तभी सोल्जर्स इस बच्चे को बताते हैं कि वो लोग इसकी साइड पर हैं, इसलिए वो उनसे ना डरे। ये सुनकर उस बच्चे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आता है और उसका डर कम हो जाता है। वो इनके सामने खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। सोल्जर्स को इस बात पर हंसी आती है। अब सरगई जब अपना इंट्रोडक्शन दे देता है तो वो सोल्जर से हाथ मिलाने के बाद कहता है कि वो भी उसको अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। बच्चे की मासूमियत देखकर सोल्जर्स भी बहुत ज्यादा मुतासिर हो गए थे। इन सोल्जर्स को इस बच्चे से प्यार हो गया था। ये सभी सोल्जर्स इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे। कोई उस बच्चे को पानी पिला रहा था और कोई उसको खाना खिला रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें एक नर्स को दिखाया जाता है जो कि सरगई को कपड़े पहना रही थी और वो भी इसकी पर्सनालिटी को देखकर काफी मुतासिर हो गई थी। वहाँ पर जो बच्चे थे वो इस नर्स से कहते हैं कि इस बच्चे पर पानी का टैंक फेंक दो क्योंकि ये बड़े होकर सोल्जर बनना चाहता है। वहाँ पर और भी सोल्जर्स होते हैं जो काफी ज्यादा जख्मी होते हैं। वो जब बच्चे से बात करते हैं तो उनका दिल भी काफी ज्यादा हल्का हो जाता है। सरगई वहाँ पर कमांडर का बैज और उसकी जब गन देखता है तो वो और ज्यादा मुतासिर हो जाता है। कमांडर बच्चे के मासूम सवालों के जवाब भी देता रहता है और साथ ही साथ अपनी गन भी बच्चे को खेलने के लिए दे देता है जब उसमें कोई बुलेट नहीं होती, ताकि बच्चा किसी का नुकसान ना कर दे। आहिस्ता आहिस्ता सरगई के जख्म भर रहे थे और वो ठीक हो रहा था। वहाँ पर मौजूद सभी लोग सरगई से बहुत ज्यादा अटैच हो गए थे। अब नर्स यहाँ पर कमांडर से कहती है कि क्यों ना सरगई यहाँ पर हम लोगों के साथ रहे। कमांडर का ये कहना था कि वो इस बच्चे को ऑर्फन हाउस में भेज देंगे। यहाँ पर सभी लोग सरगई से बहुत ज्यादा अटैच हो गए थे। सोल्जर्स अपने फ्री टाइम में इस बच्चे के पास बैठते और इसकी बातें सुना करते थे। ये सोल्जर्स उसके लिए बहुत ज्यादा चीजें भी लाते थे, कभी उसके लिए फ्रूट्स लाते थे तो कभी उसके लिए टॉयज लाते थे। यहाँ पर सरगई सोल्जर्स को बताता है कि वो बड़ा होकर सोल्जर बनना चाहता है। तभी एक सोल्जर कमांडर के पास आता है और उनसे कहता है क्या ये बच्चा बटालियन में रह सकता है। तो इसकी बात सुनकर कमांडर भी अब सोच में पड़ गया था। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि वो कमांडर इसलिए सोच में पड़ गया था क्योंकि सब लोगों के साथ साथ वो भी इस बच्चे से काफी ज्यादा अटैच हो गया था। अब कमांडर क्योंकि ये सब कुछ इसलिए सोच रहा था क्योंकि जब वो जंग से वापस आता था तो वो अपना काफी ज्यादा टाइम उस बच्चे के साथ स्पेंड करता था और जिससे उसका दिल बहुत ज्यादा हल्का हो जाता था और वो खुश हो जाता था। मगर इसके बावजूद कमांडर सोल्जर से यही कहता है कि मैं बच्चे को ऑर्फन हाउस भेज दूंगा और इस बच्चे के लिए यही बेहतर है। वॉर वाली जगह पर इस बच्चे का रहना सेफ नहीं है। अब नेक्स्ट डे दुश्मन इन पर अटैक कर देता है जिसमें बहुत ज्यादा सोल्जर्स मारे जाते हैं। इसके बाद कमांडर बच्चे को लेने के लिए आ जाता है। वो इसको ऑर्फन हाउस लेकर जा रहे थे। कमांडर बच्चे को बताता है कि किस तरह से दुश्मनों ने उन पर अटैक कर दिया। इसके बाद वो बच्चे को वुड की बनी हुई गन गिफ्ट के तौर पर देता है। इसके बाद बच्चा कमांडर को हग करता है और वो कहता है कि वो उसके लिए डर रहा है कि कहीं कमांडर को भी कुछ हो न जाए क्योंकि पहले उसने अपनी मदर और अपने भाई को खो दिया है और अब वो कमांडर के लिए डरा हुआ है।
ये सुनकर कमांडर की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो सरगई से कहता है कि आज के बाद तुम सोल्जर्स के साथ रहोगे और मेरे बेटे बनकर रहोगे। इसके बाद सभी सोल्जर्स मिलकर रात को डिसाइड करते हैं कि सरगई के कपड़े कैसे होंगे। वो उसके लिए एक यूनिफॉर्म स्टिच करते हैं। अगली सुबह जब सरगई उठता है तो इसको ये क्लॉथ्स गिफ्ट किए जाते हैं। सरगई जब इस यूनिफॉर्म को पहनता है तो वो बहुत ही ज्यादा क्यूट छोटा सा सोल्जर लग रहा था। सरगई भी इस यूनिफॉर्म को पहनकर बहुत ज्यादा खुश था और सभी लोग इसको लिटिल सोल्जर के नाम से बुला रहे थे। अब ये बच्चा ये यूनिफॉर्म पहनकर खेल रहा था, इधर उधर भाग रहा था, तभी जर्मन बटालियन पर अटैक कर देते हैं। ये सोल्जर्स जल्दी से इस बच्चे को सेफ प्लेस पर ले जाते हैं और खुद लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। बटालियन पर मौजूद सोल्जर्स जख्मी हो गए थे अटैक की वजह से। इन सबको ऐसे देखकर सरगई बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, मगर वो खुद को यूजलेस नहीं करना चाहता था। वो खुद को यूजफुल बनाना चाहता था और वैल्यूएबल बनाना चाहता था। इसलिए वो सोल्जर्स को पानी देने लगता है। जिन्हें प्यास लगी थी वो उनको पानी पिलाता है और जिन्हें खाना खाना था उनके लिए खाने का अरेंजमेंट करता है। तभी एक सोल्जर बच्चे से कहता है कि उसकी फैमिली की तरफ से जो लेटर आया है उसको पढ़कर सुनाए, क्योंकि उसकी आंखों पर बैंडेज था और वो देख नहीं पा रहा था। अब छोटे बच्चे को तो पढ़ना आता नहीं था तो वो कैसे उस लेटर को पढ़ता, मगर फिर भी ये बच्चा लेटर पढ़ता है और खुद ही से स्टोरियाँ बनाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इसको तो पढ़ना आता नहीं था। ये सोल्जर को बताता है, वो कहता है कि आपके घर पर जो गाय है वो बिल्कुल ठीक है। इस पर सोल्जर कहता है कि मेरे घर में तो कोई भी गाय नहीं है। तो पास लेटा सोल्जर उसको कहता है कि ये जो बच्चा तुम्हें स्टोरी सुना रहा है तुम स्टोरी के लिहाज से इसके साथ चलते रहो, क्योंकि इसको पढ़ना नहीं आता। इसके बाद बाकी सब सोल्जर्स भी इसको लेटर देते हैं और ये सभी को अपनी तरफ से स्टोरियाँ बनाकर सुनाने लगता है, जिस पर सारे सोल्जर्स हंसने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम काटिया है। कमांडर और कैटिया एक दूसरे को लाइक करते हैं, मगर अपनी इस फीलिंग के बारे में दोनों ही समझ नहीं पाए। नेक्स्ट डे सरगई कमांडर के साथ होता है। वो सोल्जर्स के एक स्टेशन को देखता है जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका था। कमांडर वहाँ पर सरगई से कहता है कि जिन सोल्जर्स की डेथ हो गई है उनकी रिस्पेक्ट में अपनी हेड उतारो। अब नेक्स्ट डे सरगई कमांडर से कहता है कि वो उसको एक मिशन दें। उसका मिशन ये होगा कि वो सबके लेटर्स उन तक पहुँचाएगा। अब सरगई को टास्क दे दिया जाता है लेटर्स को सोल्जर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का। वो अपना काम काफी अच्छे तरीके से कर रहा था। सब लोग उसके काम से खुश हो गए थे। कुछ सोल्जर्स तो उसके लिए डांस भी करते हैं। और जब वो बेस से थोड़ा सा दूर जाता है तभी वहाँ पर उसको एक आदमी की टांगे नजर आती हैं। अब ये जाता है और सोल्जर्स को बताता है। सोल्जर्स को ये नहीं पता था कि बच्चा सच बोल रहा है या फिर उसका कोई वहम है। अब ये सोल्जर्स उस बच्चे के साथ चले जाते हैं। जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर इनको जर्मन्स के 2 सिपाही मिलते हैं जो इन पर अटैक कर देते हैं, मगर ये लोग उनसे फाइट करते हैं और उनको रेस्ट भी कर लेते हैं। और ये बच्चे के इंटेलिजेंसी पर काफी ज्यादा खुश थे। इसी रात कमांडर सरगई को लीगल पेपर्स दिखाता है जिसमें कि कमांडर ने सरगई को अडॉप्ट कर लिया था और आज से सरगई कमांडर का बेटा है। इसके बाद सरगई कमांडर से कहता है कि अगर आप कैटिया को लाइक करते हैं तो उसको कन्फेस क्यों नहीं करते। सरगई कमांडर से कहता है कि आप जाकर उससे कन्फेस करें। अब ये कमांडर के साथ जाता है तो वहाँ पर जाकर ये कैटिया को एक और आदमी के साथ देखते हैं। यहाँ पर कमांडर को ये लगता है कि शायद कैटिया किसी और को लाइक करती है। अब नेक्स्ट डे जर्मन इन पर अटैक कर देते हैं। अब सरगई यहाँ पर सोल्जर्स की हेल्प करता है उनको बारूद सप्लाई कर। ये सोल्जर्स उस बच्चे से कहते हैं कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है हमारे साथ यहाँ आकर काम करने की, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब बार बार इनके कहने पर बच्चा सेफ प्लेस पर वापस आ जाता है। यहाँ पर सोल्जर्स बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि क्लोनल से उनका कनेक्शन खत्म हो गया था। ये एक सोल्जर को भेजते हैं ताकि वो जाकर टूटी वायर्स को ठीक कर सके, जिससे कि इनका कनेक्शन बहाल हो जाएगा। अब सरगई भी इस सोल्जर का पीछा करता है। वो जाकर देखता है कि वही सोल्जर जो वायर्स को ठीक करने गया था वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था और मर रहा था। सरगई वहाँ पर सोल्जर से कहता है कि वायर्स को फिक्स कैसे करना है। वो सोल्जर मरने से पहले बच्चे को वायर्स ठीक करने का तरीका बताता है। बच्चा जल्दी अब वायर्स को ठीक करता है और वहाँ पर बेस में कनेक्शन ठीक हो जाता है। अब बच्चे की हेल्प से वो सोल्जर्स वहाँ पर और भी ट्रुक्स मंगवा लेते हैं जिससे कि सभी की जान बच जाती है। नेक्स्ट सीन में हम कमांडर और कैटिया को बातें करते हुए देखते हैं। यहाँ पर कमांडर कैटिया के सामने कन्फेस करता है कि वो उसको लाइक करता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी कर सरगई की मदर बनना चाहती हो।
कैटिया तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, मगर इससे पहले ही यहाँ पर कोई और बात करते तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है और वो उन लोगों को बताता है कि आप लोगों को बेस से डिस्पैच कर दिया गया है, यानी कि आप लोगों को बेस से निकाल दिया गया है और आप लोगों को अगली नई बेस में जाना होगा। अगले दिन अब सभी सोल्जर्स नई बेस के लिए निकल जाते हैं सरगई के साथ, मगर रास्ते में ही दुश्मनों ने इन पर अटैक कर दिया और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिनसे कि इनकी काफी ज्यादा गाड़ियां जल गईं। यहाँ पर कमांडर भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। वहाँ पर 2 और सोल्जर जो सरगई के बहुत ज्यादा करीब थे उनकी भी डेथ हो जाती है। सरगई बहुत ज्यादा रो रहा था और बहुत ज्यादा परेशान था। वो वहाँ पर कमांडर को हक करता है। इसके बाद ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं नई बेस की तरफ। नई बेस में जब ये लोग पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर ये अपने न्यू कमांडर के लीडर को देखते हैं जो कि जनरल है। कमांडर का ये लीडर भी कमांडर से काफी ज्यादा इम्प्रेस था कि उसने इतना स्मार्ट बॉय अपने साथ रखा हुआ है। वो यहाँ पर कमांडर से कहता है कि ये बच्चा बहुत ज्यादा स्मार्ट है और इसकी सोच भी बहुत ज्यादा ऊंची है और कमांडर को कांग्रेचुलेट करता है इतना प्यारा बच्चा रखने के लिए। नेक्स्ट डे इनके डिवीजन को कार्ड बैनर से अवार्ड किया जाता है और जब जनरल इस बच्चे को बैच देता है तो ये बच्चा जनरल से प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा अपनी कंट्री की हिफाजत करेगा। अब एक रात इनकी बेस पर आकर जर्मन्स अटैक कर देते हैं जिसमें कि कमांडर फंस जाता है। बच्चा रो रहा था कि उसके फादर फंस गए हैं। वो अपने फादर को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो वहाँ पर बाकी सोल्जर्स को भी बुलाता है। बाकी सोल्जर्स भी वहाँ पर जल्दी आकर कमांडर की मदद करते हैं और उसको वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट डे सरगई जाकर कमांडर से मिलता है जो कि हॉस्पिटल में एक बेड पर था, जबकि यहाँ पर सरगई के हाथ भी जख्मी हो गए थे क्योंकि इसने कमांडर की हेल्प की थी और उसकी जान बचाई थी। इस बच्चे की अब कोई फैमिली तो नहीं थी, मगर ये कमांडर ही अब उसकी फैमिली था। ये बच्चा कमांडर से भी यही कहता है कि मेरी तो कोई फैमिली नहीं है और अब आप ही मेरी फैमिली हैं और जंग में आप जहाँ पर भी जाएंगे मैं आपके साथ जाऊंगा। यहाँ सीन में हम देखते हैं कि ये लोग नेक्स्ट बेस पर जा रहे थे जिनमें बच्चा भी इनके साथ था और साथ ही में हम पीछे एक आवाज भी सुनते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि बाद में इस बच्चे ने टैलेंट ग्रांड बैटल में भी हिस्सा लिया और सोल्जर्स के साथ ये बच्चा पोलैंड भी पहुँच गया और इस बच्चे को आज दुनिया वर्ल्ड यंगर सोल्जर्स के नाम से जानती है। और आज इस मूवी के जरिए पूरी दुनिया को इस बच्चे की स्टोरी बताई गई है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।